कोई अथॉरिटी तो रही होगी जब तक इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करते होते थे, उसको कलेक्ट किया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हमने स्टार्ट किया था, इसकी 2 वीडियोस पहले ही हम बना चुके हैं। आज हम इसे कंक्लूड करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या जाना था। इस चैप्टर के बारे में हमने इनकी फूड हैबिट्स, क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, किन एनिमल्स को पालते थे, उसके अलावा खेती बाड़ी में क्या करते थे, क्या टेक्निक को यूज़ करते थे, अगर इरिगेशन करते थे तो क्या टेक्निक्स थी, उसके अलावा इनकी टाउन प्लानिंग्स कैसी थी, ये लोग कैसे रहा करते थे, कैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें इनकी देखने को मिलती है, और उसके अलावा ट्रेड कैसे करते थे, बाहर से कुछ मंगाते थे, मतलब इंटरनल ट्रेड हुआ करता था या एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट भी क्या करते थे, ये सब चीज़ें हमने जानी थी इनकी। अब हम इस चैप्टर में और आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि भाई अथॉरिटी। ठीक है, हमने इनका ट्रेड पढ़ लिया, मतलब इकोनॉमी पढ़ ली। अब हम इनकी पॉलिटी पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटी इनकी क्या थी। ठीक है, तो अथॉरिटी में इनके पास क्या था। पहली बात ये कि अगर हम एविडेंसेस को देखते हैं, कौन कौन से एविडेंसेस, जैसे कि आपका आर्टिफैक्ट्स की यूनिफॉर्मिटी, मतलब आर्टिफैक्ट्स हमें लगभग एक ही जैसे दिखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी ब्रिक हो गई, उसका सेम रेशियो था जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमें यहाँ पे जो सील है वो देखने को मिलती है और वो एक पर्टिकुलर सेम मटीरियल की बनी हुई होती थी जिसे हम स्टेटाइट बोलते थे। उसके अलावा वेट्स या बट्टे जो होते थे वो चर्ट नाम के मटीरियल के बने होते थे, और ओवरऑल मिला जुला के सब चीज़ें एक ही जैसी कुछ सिस्टम को शो करती हैं। तो उस यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए, आर्टिफैक्ट्स में जो यूनिफॉर्मिटी है उसको देखते हुए हमें समझ सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो एक जैसी टाइप की चीज़ें बनती थी। लेबर मोबिलाइज करना, लेबर मोबिलाइज करना मतलब कि अगर ये देखो, अगर ये इतना प्लेटफॉर्म पे कुछ बना रहे हैं, ठीक है, सिटाडेल जो मैंने आपको बताया कि मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे एक बिल्डिंग्स का पूरा ऐसे करके बड़ा सा एरिया बनाते थे, उस पर बिल्डिंग्स हुआ करती थी, लोअर टाउन हुआ करता था, इस पे वॉल्स हुआ करती थी, उसके भी चारों ओर वॉल्स हुआ करती थी, इधर आपकी गलियां नालियां सब कुछ बना हुआ करती थी, इधर आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो इतनी चीज़ क्लियर है कि भाई बहुत ज़्यादा लेबर लगा होगा, बहुत ज़्यादा मजदूर बुलाए गए होंगे। उसके अलावा एक बिल्डिंग हमें मिली है मोहनजोदारो में। इस बिल्डिंग को कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि ये पैलेस है, ठीक है, मतलब महल, बट इसमें कुछ हमें खास ऐसा एविडेंस भी नहीं मिलता है जो इशारा करे कि भाई ये महल ही रहा होगा। पर इतना बड़ा है, क्या रीज़न रहा होगा, तो कुछ ने बोला कि शायद ही महल रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। स्टोन का स्टैचू हमें देखने को मिलता है जिसको नाम दिया है प्रीस्ट किंग, जो कि आपका ये वाला है। देखिए ये जो स्टैचू है ना, ये मिला है, और इसको देखो यहाँ पे ना हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है इसने कोई शॉल टाइप कुछ ड्रेप किया हुआ है ना, देखो। और इसके अलावा इस पर कुछ काम भी देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो पहली बात ये कि ये कुछ डिफरेंट है, आम लोगों जैसा नहीं रहा होगा। इसकी ड्रेसिंग सेंस को देख के पता लग रहा है इसने हेड पे भी कुछ पहना हुआ है। दूसरी बात ये कि भाई हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये प्रीस्ट किंग रहा होगा, है ना, तो इसका या तो कोई काम रहा होगा पुरोहितों वाला, या फिर हमने इसको वैसे ही नाम दिया है। तो हमने इसे जो नाम दिया है वो इस रीज़न से दिया है क्योंकि मेसोपोटामिया नाम का एक सिविलाइजेशन था। मैंने आपको ये पढ़ाया था ना इससे प्रीवियस वीडियो में कि मेसोपोटामिया नाम का जो सिविलाइजेशन था वहाँ पे हमें टेक्स्ट मिला है, और वो लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात भी करते हैं। प्लस ये दोनों के दोनों कंटेम्प्रेरी रहे हैं, मतलब मेसोपोटामिया का टाइम और इसका टाइम आपस में मैच करता है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। तो इन सब चीज़ों से हम ये समझ पाते हैं कि जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो एक हुआ करता था, ठीक है, अथॉरिटी हुआ करती थी जिसको हम प्रीस्ट किंग बोलते हैं, जो वहाँ का रूलिंग चीज़ों को डील करता था। तो जब हमें यहाँ पे ऐसा स्टैचू मिला तो हमने ये मान लिया कि ये प्रीस्ट किंग ही रहा होगा। अब देखिए ये जो एविडेंसेस मिले हैं, ये सारे के सारे एविडेंसेस इस और हिंट करते हैं, इस चीज़ को बताते हैं, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि भाई कोई ना कोई अथॉरिटी तो रही होगी। जब तक कोई आपका अपर पावर नहीं होगी जो ये सब काम नहीं कराएगी तो कैसे होगा। तो इसके रिगार्डिंग, अथॉरिटी के रिगार्डिंग हमारे पास 3 थियोरीज हैं। क्या 3 थियोरीज हैं हमारी बच्चों? देखिए, फर्स्ट थियोरी है जिसमें कि कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी, नो रूलर, कोई राजा नहीं था, ठीक है, सब लोग इक्वल थे और अपना काम वगैरह नॉर्मल तरीके से करते थे। ये थियोरी वैसे हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगती है। उसके अलावा एक और थियोरी है, वो कहते हैं जैसे हड़प्पा एक सेंटर है बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनजोदारो एक सेंटर है बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो कालीबंगन एक और सेंटर है, धोलावीरा एक और सेंटर है, तो कहते हैं हर एक सेंटर पे क्या था, एक एक राजा हुआ करता था और वो वहाँ का राजपाट वगैरह डील करा करता था, वहाँ का स्ट्रक्चर वगैरह डील करता था। अब एक बात बताओ, वहाँ से लेके मतलब जम्मू से लेके और हमारा इधर तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया तक हमारे पास इतनी यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, तो अलग अलग राजा हैं तो इतनी यूनिफॉर्मिटी कैसी होगी, है ना। तो इस पे भी हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। थर्ड थियोरी है हमारी कि सिंगल रूलर था,
एक ही राजा था और वो सारी चीज़ों को डील कर रहा था। तो अगर हम इन तीनों थ्योरी को देखें तो इन तीनों थ्योरी को समझते हुए हमें क्या लगता है कि ये वाली जो थ्योरी है ना, ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रही होगी। तो हिस्टोरियंस का ही मानना है कि थर्ड थ्योरी ज़्यादा कॉन्क्रीट लगती है। तो हमने इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, ठीक है, ख़त्म कैसे हुआ ये सिविलाइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग बताई थी, तो उसमें हमने यही बात की थी कि भाई 2600 से शुरू हुआ, 1800 के आसपास आके ख़त्म हो गया। तो ख़त्म कैसे होता है अब हम ये जानेंगे, ठीक है। लगभग पहले तो हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई कैसे ख़त्म होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो शो करती है कि ख़त्म हुआ होगा। 1800 BCE के आसपास की बात है, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, इससे पहले जो पॉपुलेशन है ना वो इस एरिया में रिजाइड करती थी ज़्यादातर। जो अगर आप पुरानी भी मैप देखेंगे ना तो उसमें ज़्यादातर साइड्स आप देखेंगे वो इधर की साइड ही हुआ करती थी। अब जो चेंज है वो क्या है, देखिए मेजर जो पॉपुलेशन है वो इधर है, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी। तो इन एरिया में हमें पॉपुलेशन का जो शिफ्ट है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा जो आर्टिफैक्ट्स जो अभी हम बात कर रहे थे, चाहे वो सील्स हो चाहे ब्रिक्स हो, वो जो चीज़ें हैं उनका डिसअपियरेंस हमें देखने को मिलता है कि अब वो उतनी ज़्यादा खास जो एक फीचर वाली हुआ करती थी वो नहीं देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन है उसकी जो खासियत है वो ख़त्म हो गई। अगर खासियत ख़त्म हो गई तो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद के जो कल्चर्स हैं ना, उन कल्चर्स में वो वाली डिस्टिंक्टिवनेस या वो वाली खासियत हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हम यही मान लेते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया है। अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई ख़त्म तो हो गया, क्या कारण रहा होगा ख़त्म होने का। तो देखिए वो सजेस्टेड रीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट वो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, मतलब मौसम बदल गया होगा, जलवायु बदल गई होगी। दूसरा रीज़न है कि भाई जंगल बहुत ज़्यादा कट गए होंगे, इसीलिए यहाँ पे से बसावट शिफ्ट कर गई होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सेसिव फ्लड, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई और लोग वहाँ से हटके और शिफ्ट कर गए। या फिर आपकी जो नदियाँ हैं या तो वो शिफ्ट हो गई या फिर वो सूख गई। अब मैंने आपको बताया था कि नदियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं भाई, नदियों से ही तो आपका सारा काम होगा ना, पीने का पानी, खेती बाड़ी के लिए आपको पानी चाहिए, फिशिंग करनी है, बहुत सारे काम से, एनिमल्स भी आपके पानी के पास ही आते हैं। तो पानी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नदियाँ जो हैं वो हो सकता है शिफ्ट हो गई होंगी या ड्राई अप हो गई होंगी, तो इसीलिए भी लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए होंगे। इसके अलावा लैंड को या तो इन्होंने खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। तो ये डिफरेंट रीजंस जो हैं वो दिए हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है जो कि ये बोलते हैं इन्वेजन हुआ होगा। इन्वेजन मतलब आक्रमण, ठीक है। तो एक थ्योरी है जिसके हिसाब से, थ्योरी क्या, हमें एक एविडेंस मिला है मोहनजोदारो नाम के साइट पे 3 से 6 फुट जितनी चौड़ी आपकी एक गलियारा सा एरिया पड़ता है वो, और वहाँ पे हमें बहुत सारी डेड बॉडीज़ के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि मे बी वहाँ पे कोई अटैक हुआ होगा जिसके कारण वो सारे लोग अचानक ही मर गए होंगे। तो एक थ्योरी क्या कहती है कि शायद अटैक हुआ होगा, इसके बाद जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो आर्यंस हैं, तो आर्यंस ने अटैक कर दिया होगा और ये जो सिविलाइजेशन है खत्म हो गई होगी। तो ये डिफरेंट रीजंस है। बट एक बात बताओ, अगर हमें मोहनजोदारो से एविडेंस मिला जिसको हम बोलते हैं डेडमैन लेन, ये चीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा ना तो यही पूछेगा कि डेडमैन लेन कहाँ मिली, तो आपको बताना है मोहनजोदारो में। इसके साथ का रीजन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर हमें कोई एक साइट का रीजन मिला, अब जैसे कि हमें ये जो एविडेंस है ये मोहनजोदारो में देखने को मिलता है ना, अदर एरियाज में तो नहीं मिला है अभी तक। उसके अलावा अगर नदियां भी आपकी ड्राई अप हो गई होगी या फ्लड आपका आ गया होगा या क्लाइमेट चेंज भी आ गया होगा, वो किसी साइट्स के लिए ही तो ट्रू रहा होगा। हर किसी साइट के लिए एक पर्टिकुलर रीज़न आपका ऑब्वियस नहीं होता है। इसीलिए डिक्लाइन की जब भी हम बात करते हैं तो हम यही करके बोलते हैं कि मे बी ये रीज़न रहा होगा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, या मे बी ये रीज़न रहा होगा। बट कोई भी सिंगल रीज़न ऐसा है ही नहीं जो पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के ख़त्म होने को जस्टिफाई करता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ख़त्म होने की बात कर ली, अब हमें क्या बात करनी है, ये डिस्कवर कैसे हुई, मतलब ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई, कैसे पता लगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये थी बहुत पुरानी, हमने ये सारी बात की हुई है। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको जानने का, क्योंकि जब हम किसी को बहुत अच्छे से जान जाते हैं तो उस पर रूल करना बहुत आसान हो जाता है। तो वो लोग हमारी हिस्ट्री को लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि भाई क्या था, लोग कैसे रहते थे, लोगों के पैटर्न्स एनालाइज करना वगैरह वगैरह। तो इसकी डिस्कवरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा आपके कनिंघम ने। कनिंघम की हम बात तो करते हैं इसकी डिस्कवरी के लिए, बट इसमें हम इसको डिफरेंट तरीके से बात करते हैं कनिंघम की। कनिंघम का ये कन्फ्यूजन था इसको लेकर, ठीक है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्फ्यूजन लेवल पे ही रहा है, मतलब इन्होंने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा है। अच्छा, ये जो पार्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है खुद में, ऑल्दो ये मुश्किल भी पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स है, तो बच्चा कई बार इसको नहीं पढ़ता है, स्किप करने की कोशिश करता है। बट इसको स्किप ना करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी की बात बताती हूँ। देखो कनिंघम आए, शॉर्ट में बता देती हूँ। कनिंघम आए, उनको एविडेंसेस वगैरह मिले, उन्हें समझ नहीं आया यार ये कौन से पीरियड के हैं, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने उसको किसी और पीरियड जो भी उनको जानकारी में था उसके अंदर उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया। कहते हैं हाँ ठीक है ये इस पीरियड को बिलोंग करता होगा, दैट्स इट। उसके बाद में जाके आपके जॉन मार्शल आते हैं। फिर जॉन मार्शल कहते हैं अच्छा ठीक है इसका ये रीज़न रहा होगा, अच्छा ये तो एक बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन रहा, तो वो इसको डिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा फिर और ज़्यादा मतलब मार्शल से भी कोई गलती हो जाती है। फिर उसके बाद में एक और आते हैं REM व्हीलर, तो वो इसको और भी ज़्यादा से अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसमें क्या क्या कंफ्यूजन रही, ये सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हमारे बने थे कनिंघम। कनिंघम का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी वगैरह के अंदर। इन्होंने क्या करा, देखो इनकी जो प्रेफरेंस हुआ करती थी ना वो क्या थी, ये रिटर्न वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे। मतलब मान लो कहीं से अगर कोई इंस्क्रिप्शन मिल गई, कोई बुक मिल गई, तो ये उसको पढ़ा करते थे रादर देन चीज़ों को जब हम डिस्कवर करके निकालते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट का टाइम था, पहली बात ये कि 600 BCE के बाद का जो टाइम था उसको ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, मतलब बुद्धिज़्म के आसपास का टाइम आप मान लो। और उसके अलावा रिटर्न वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ये फोकस किया करते थे। तो ये क्या करते थे, टेक्स्ट मतलब किताबें, उसके अलावा इंस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोला था कि इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि किसी मेटल के ऊपर या किसी रॉक के ऊपर जब कुछ भी हम इंस्क्राइब कर देते हैं किसी हार्ड मटेरियल से, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये उसको पढ़ते थे, उसके अकॉर्डिंग जो भी इनको समझ आता था उसको लिखते थे। तो इनका मेन इंटरेस्ट का जो जोन था कनिंघम का वो यही था। इन्होंने क्या करा था, जो चाइना से आए हुए बुद्धिस्ट तीर्थयात्री वगैरह हुआ करते थे, उनका जो टेक्स्ट वगैरह होते थे उसको कलेक्ट किया इन्होंने, उसको इन्होंने पढ़ा, ट्रांसलेट करा। ये सारा इनका खास जो मतलब एक कहते हैं ना इंटरेस्ट वाला एरिया था, और इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा, इन्हीं के टाइम पे एक चीज़ होती है, एक इंग्लिश मैन थे, उनको एक सील मिलती है, तो वो इनके सामने लेकर आते हैं, कहते हैं देखो ये एक सील मिली है, ये क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा है। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उसको देखते हैं और उसका एक स्केच बनाते हैं। देखो ये स्केच है, ठीक है। तो इन्होंने स्केच बनाया। अब इन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितनी भी हिस्ट्री इनको पता था, इन्हें लगता था कि भारत का जो इतिहास है ना वो बुद्धिज़्म वगैरह के आसपास का ही है, 600 BCE से ही शुरू हुआ है, उसके पुराना कोई इतिहास ही नहीं है भारत का। तो इन्हें इस सील को फिट करने में बड़ी दिक्कत हुई। तो इन्हें जो भी टाइम लग रहा था कि शायद ये इसमें फिट हो सकता है, इन्होंने उसको उसमें फिट कर दिया। बट इन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानी उस सील की। इन्होंने उस टाइम पे क्यूरियोसिटी नहीं शो करी कि भाई ये सील मिली है, इसका क्या काम हो सकता है, ये बहुत ही डिफरेंट लग रही है, ये इस पीरियड में फिट नहीं हो रही है। अगर ये इतनी क्यूरियोसिटी शो करते तो शायद हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में इन्हीं का ही नाम आ जाता। बट इनका नाम किस लिए आता है बच्चों, कन्फ्यूजन के लिए आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होता है आपका, नेक्स्ट में हमारा आता है जॉन मार्शल। अभी मैंने आपको बताया जॉन मार्शल को अपॉइंट किया जाता है ASI के डायरेक्टर जनरल के तौर पे 1902 में। ये काफ़ी लंबे टाइम यहाँ पर काम करते हैं। अब इन्हीं के टाइम पीरियड के आसपास में दयाराम साहानी नाम से हैं, ठीक है, ये एक्सकवेशन करते हैं और इनको एक हड़प्पा नाम की साइट से एक सील मिल जाती है, तो ये दिखाते हैं। फिर एक और साइट से आपका सील मिलती है, मोहनजोदारो से मिलती है, किसको, रखालदास बनर्जी को। तो जब ये दोनों के दोनों सील्स को ऑब्जर्व करते हैं, या ये दोनों की दोनों सील्स जो है जब ये सामने आती है, तो ये समझ आता है कि इन सील्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, और इतनी सिमिलैरिटी है तो मे बी ये किसी एक सिविलाइजेशन या किसी एक टाइम पीरियड को बिलोंग करते होंगे। और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जॉन मार्शल जो है वो कहते हैं कि भाई हमें क्या मिला है, हमें एक नया सिविलाइजेशन मिला है। कौन से टाइम की बात करते हैं, 1924 में। तो 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस कर देते हैं कि भारत में एक और नया सिविलाइजेशन हमें मिला है जो इतना पुराना पॉसिबल है। और इसी बात की जो इम्पोर्टेंस है उसको शो करते हुए एक हिस्टोरियन है SN रॉय, वो अपनी बुक में लिखते हैं, उनकी बुक का क्या नाम है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो अपनी बुक में ये बताते हैं कि मार्शल जो है ना, उन्होंने भारत को 3000 साल और भी ज़्यादा बूढ़ा पाया या पुराना छोड़ दिया। मतलब ये है कि ये जो मानते थे ना कि 600 BCE के आसपास ही भारत जो है शुरू होता है, तो उस चीज़ को और भी ज़्यादा ये पीछे लेकर चले गए। कौन, जॉन मार्शल। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका हमारे इतिहास में। जो सबको लगता था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, ये उतना पुराना इसको बताते हैं और डिस्कवरी को अनाउंस कर देते हैं। इसके अलावा इनकी खासियत क्या है भाई, ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो भारत में अपॉइंट हुए थे। इन्होंने पहले भी काम किया था ग्रीस नाम की जगह पे, क्रीट नाम की जगह पे, तो वहाँ से इनको एक्सपीरियंस मिला हुआ था। उसके अलावा इनका जो खास इंटरेस्ट था ना वो क्या था, इनका इंटरेस्ट था डेली लाइफ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना।
कि इन्हें बहुत सारे एविडेंसेस मिले, उसको ये स्टडी करे, उसके अकॉर्डिंग ये एनालाइज करे कि लोग रहते कैसे होंगे, खाते कैसे होंगे, कैसे जीवन यापन करते होंगे वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ के चलते ये क्या करते हैं, ये एक्सकवेशन करवाते हैं हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है एक्सकवेशन के टर्म में, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब हम एक्सकवेशन करते हैं, अगर मैं इस पूरी लेयर को ऐसे करके नीचे 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 जाके पूरा खोद दूंगी, ठीक है, अगर इसका एक्सकवेशन होगा तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सकवेशन। इसमें हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं, इसमें हम चेंजेस वगैरह को बता सकते हैं कि भाई यहाँ के आर्टिफैक्ट्स अलग हैं, यहाँ के अलग हैं, यहाँ के अलग हैं। ये डिफरेंट टाइम पीरियड को शो करता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें अर्ली हड़प्पा पढ़ना है, तो अर्ली हड़प्पा हमें यहाँ मिलेगा, मैच्योर हड़प्पा या जो मेन हड़प्पा है वो हमें यहाँ मिलेगा। और अगर हम लेट हड़प्पा या बाद के हड़प्पा की बात करते हैं वो हमें ऐसे मिलेगा, क्योंकि जो नीचे है वो दबता चला जाएगा। ये मैं जस्ट आपको एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, सपोज करना है आपको। तो ये वर्टिकल एक्सकवेशन हमारा हो गया। जब हम जाते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक्सकवेशन के, तो क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे उठाया जाता है कोई पर्टिकुलर लेयर को। अब जैसे कि ये एक लेयर जो है, ये जो हाईलाइटेड दिख रही है ना, मान लीजिए हमने इस लेयर को उठा लिया और इसको एक्सकवेट कर दिया, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन होता है। अब देखिए एक चीज़ की दिक्कत आ जाती है, जब जॉन मार्शल ने इसका एक्सकवेशन करा तो उनसे एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई, जॉन मार्शल ने उठाया ऐसे लेयर्स को, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस बना के, और यहाँ से जो भी मिला उन्होंने उसको निकाला, ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर सेट में रख दिया और उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करी। अब कंटेक्स्ट लॉस्ट हो गया जब हम ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका डिपोजिशन होता है ना मटेरियल का, कोई भी जो लेयर होती है वो हमारी ऐसे समतल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम सोचे कि भाई ऐसे करके ऐसे और ऐसे ही होगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लेयर ऊपर नीचे होगी। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा, तो स्ट्रैटिफिकेशन करके एक टर्म होती है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई ये जो है ना, ऐसे वाले जो पैटर्न्स हैं ये ऑब्वियस होते हैं। तो ये अगर हम एक लेयर की बात करें तो एक लेयर इस तरह से हो सकती है। अगर मैं ऐसे ना स्टडी करके जस्ट ऐसे स्टडी करूंगी तो मुझे जो इसके एविडेंसेस हैं वो उतना क्लैरिटी के साथ नहीं मिलेंगे। तो जॉन मार्शल से ये कमी हो जाती है। फिर इसके बाद में आते हैं R.E.M. व्हीलर। व्हीलर जो थे ये 1944 में हमारे डायरेक्टर जनरल बने थे ASI के। तो जब ये बने, इन्होंने ये जो कमी थी जॉन मार्शल की उसको एनालाइज करा। इन्हें समझ आया कि भाई इनसे ये गलती हो गई है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो इन्होंने उस कमी को इम्प्रूव करवाया, ठीक है। और उसके अलावा ये एक आर्मी ब्रिगेडियर थे, रह चुके थे, एक्स थे। तो एक वो जो सूक्ष्मता होती है ना काम में, प्रिसीजन जो होता है, वो ये अपने साथ लेकर आए थे। तो एक्सकवेशन बहुत अच्छे से इन्होंने कराया, नई नई साइट्स एक्सप्लोर हुई। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारी एक्सकवेटेड साइट्स है ना, वो ज़्यादातर हमारी, क्योंकि पार्टीशन हो गया था इसी के कुछ सालों बाद, आप देखिए, ठीक है, 3 इयर्स बाद हमारा पार्टीशन हो गया। तो जो अच्छी खासी जो एक्सकवेटेड साइट्स थी वो हमारी कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। जो मोहनजोदारो है, जो हड़प्पा है, वो सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। तो R.E.M. व्हीलर जो हैं ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, ये प्रिसीजन लेकर आए अपना यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि लगभग इसके 3 साल बाद हमारा क्या हो गया था? पार्टीशन हो गया था। तो बहुत अच्छे से एक्सकवेटेड साइट्स जो थी हमारी, वो ज़्यादातर कहाँ चली गई? पाकिस्तान में, ठीक है। जो हमारा हड़प्पा है वो कहाँ पड़ता है? पंजाब। कौन से वाला? पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि भाई जो अच्छा खासा वर्क हुआ था वो सारी की सारी साइट्स ज़्यादातर हमारी वहाँ चली गई। इंडिया की जो साइट्स हैं वो हमारे पास धोलावीरा हो गई, ठीक है, राखीगढ़ी हो गई। सबसे ज़्यादा रीसेंट जो डिस्कवरी हो रखी है वो हमारी राखीगढ़ी पे हो रखी है। आपकी बुक में स्टिल धोलावीरा मेंशन किया हुआ है, तो आप उस चीज़ को देख लेना। अब हम बात करते हैं बुक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा इस चीज़ को निकाल नहीं पाता है कि कहाँ से कौन सी बुक का नाम निकाले। मैंने क्या किया है, पूरी बुक में जहाँ जहाँ बॉक्सेस भी बने हुए थे वहाँ से बुक्स के नाम उठाए हैं और आपको बताया, क्योंकि पेपर में ये डेफिनेटली आते हैं। आप ये नाम सुन लीजिए और याद कर लीजिए। G.F. डेल्स हैं, इनकी बुक है किसके ऊपर? मोहनजोदारो के मैसेकर के ऊपर। तो द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो एक्सपीडिशन 1914, ठीक है। इसमें ये वही कहानी बताते हैं कि भाई यहाँ पर एक्सकवेशन करा था और इतनी सारी डेड बॉडीज वगैरह का मिला था, तो ये वो रीज़न बताते हैं। उसके अलावा जॉन मार्शल की बात करते हैं। जॉन मार्शल की बुक का नाम है मोहनजोदारो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931। अर्नेस्ट मैके है नेक्स्ट, इनकी 2 बुक्स हैं। एक है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो 1937, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1948। नेक्स्ट बुक है आपकी R.E.M. व्हीलर की, अभी हमने बात करी थी इनकी, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, 1976।
तो ये बाद में उसको लिख रहे हैं जब हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो 1976 में ये इसको लिख रहे हैं। एस.एन. रॉय हैं, ये लिखते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अभी इसमें से मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी जॉन मार्शल के रिगार्डिंग, तो इस बुक को भी ज़रूर देख लेना, ये तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पूछे जाने लायक बुक है। अब इतना सब पढ़ लिया, लास्ट में ये जानते हैं कि भाई हम कहते हैं ना हिस्टोरियन ने इससे ये अनुमान लगा लिया, हमें ये लगता है आर्कियोलॉजी में ये हुआ वगैरह वगैरह, बट मैंने आपको ये बात बताई थी कि इतनी आसान नहीं है, ठीक है। जो हमें दिखता है फिर उसको उस कंटेक्स्ट में पुट करना, फिर उससे फाइनली मीनिंग निकालना कि इसका क्या रीज़न रहा होगा, तो ये चीज़ दिखने में जितनी आसान लगती है एक्चुअल में उतनी नहीं है। तो उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को अभी हम डील करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी और आप अपने सजेशंस दे सकते हो कि भाई इसका क्या यूज़ रहा होगा, ठीक है। जब हम पास्ट को फिर से पुट करते हैं, मतलब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आती है। कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जिनका पर्पस हमें आज तक नहीं समझ आया, क्योंकि अगर हम धर्म की बात करें तो हमें ना तो कोई मंदिर मिला है यहाँ पे, ना हमें कुछ ऐसा एविडेंस मिला है जिसके थ्रू हम ये कह सके कि भाई यहाँ कोई धर्म रहा होगा, लोग कैसे मानते होंगे, किसे पूजते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ पर्पस कि कुछ चीज़ों के क्या पर्पस रहे होंगे वो हमें समझ नहीं आते हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी जिनके पर्पस हमें नहीं समझ आते हैं। एक साइट है आपकी कालीबंगन और लोथल, यहाँ पे हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, मतलब जो यज्ञ वगैरह के लिए जो वेदिकाएं बनती हैं ना, तो वो चीज़ मिली है। अब ये समझ नहीं आता कि ये क्यों इन्होंने बनाई होंगी, भाई क्या इनका कोई सेरेमोनियल पर्पस रहा होगा। जैसे कि ग्रेट बात की बात करें मोहनजोदारो की, वहाँ पे भी हमने बोला था ना कि इसका जो रीज़न है ये क्यों बनाया गया होगा वो अभी भी हमें क्लियर नहीं है। हम प्रोबेबली या अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ऐसा रहा होगा, ऐसे ही करके हम इसका जवाब देते हैं। एक एविडेंस मिला है मदर गॉडेस का। मदर गॉडेस का एविडेंस आप देखिए ये है, क्योंकि यही हमें मिला है जो खुद में थोड़ा खास है, प्लस इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनी है, देखो लेयर 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 है इसमें ज्वेलरी की, तो भाई कुछ खास होगा तभी इतनी ज्वेलरी इन्होंने पहनी हुई है। यहाँ पे भी इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, हेड ड्रेस भी है, सर पे भी देखो कितना बड़ा इन्होंने कुछ पहना हुआ है। तो इस पिक्चर को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद कोई देवी रही होंगी या मदर गॉडेस जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ हमें मिली है, ये क्या है देखिए, ये आजकल का जो प्रेजेंट डे में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप लोग वेल अवेयर होंगे इस चीज़ से, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई क्या उस टाइम पे ये लोग भी शिवलिंग की पूजा करते थे। तो ये शिव जी का जो लिंग वाला रूप है क्या ये वो था, या फिर वो जो पासे होते हैं ना खेलने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो या फिर ये वो रहे होंगे। तो इस चीज़ के अंदर भी कन्फ्यूजन है। अब ये हमें एक आपकी सील मिली है, ठीक है, पूरी तरीके से प्रॉपर बची नहीं हुई है, डैमेज है ये। यहाँ पे बीच में देखिए सेंटर में कोई बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि योग मुद्रा में कोई बैठा हुआ है। उसके अलावा यहाँ एनिमल है, यहाँ एनिमल है, इधर एनिमल है और इधर एनिमल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई कहीं ये शिव तो नहीं है, ठीक है। शिव का कौन सा रूप है, मतलब क्या प्रोटो शिव तो नहीं है। अच्छा, भगवान भी ऐसे तुरंत नहीं इवोल्यूशन में आते हैं, उसकी भी पूरी स्टोरी होती है। अगर आप जानना चाहेंगे तो कभी आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होता है ये भी। चलिए, तो योगिक पोस्चर में हमें एक आदमी मिलता है सील के ऊपर। अब वो कौन है, क्या उसका कारण रहा होगा, ये समझने में दिक्कत आती है। कोनिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, जिसको हम लिंग्स बोल सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम इन्हें बोल सकते हैं कि भाई वो खेलने के लिए कुछ रहे होंगे। वन हेडेड एनिमल हमें मिला है, जैसे कि आपका यूनिकॉर्न होता है ना। अब एक्चुअल में तो ऐसा कोई एनिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट सील के ऊपर ऐसा एनिमल बना हुआ है, तो उसका क्या यूज़ रहा होगा। कोई मिथिकल एनिमल था क्या, अच्छा मिथिकल एनिमल था तो क्या मिथ्स इनकी रही होंगी, कैसे ये चीज़ों को देखते होंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये हिस्टोरियंस को भी फेस करनी पड़ती है जब हमें एविडेंसेस मिलते हैं उनको समझने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस जगह पर जहाँ हमें स्क्रिप्ट्स नहीं मिली हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स मिल गई हैं पर हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, तो जब तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाएंगे हम उनके साथ कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें समझने में दिक्कत होगी। तो जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत ज़्यादा ऐसे फेज में हमें देखने को मिलती है। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और कोशिश करेंगे हम इसका एक क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में एक वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस इसके रिगार्डिंग हो जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर के एंड में एक हमारी टेबल भी बनी हुई है, तो आप लोग कोशिश करना उस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना। उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।